नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें और जब भी आप मास्क पहने सही से पहने, अपने मुंह और नाक को ढकें। हमने इसको लेकर के एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अभी भी 77 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर में 4 छोटे जहाजों पर 695 लोग सवार थे, जो टाउटे तूफान की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद नौसेना और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद 618 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना ने अपने जंगी INS कोची, INS कोलकाता के अलावा INS ब्यास, INS बेतवा और INS तेग को लगाया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के टोही विमान P-8I भी लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। इस समय हमारे साथ उस बास के कैप्टन है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार हुआ कैसे था, कितना टफ सिचुएशन उन्होंने फेस किया। रेबोलो जी हमारे साथ हैं। 16 तारीख इवनिंग में हमने आके 4 एंकर डाला था। उसके बाद में साइक्लोन आया, जिधर हमने एंकर डाला था वही लोकेशन में ज़्यादा इफेक्टेड हो गया और अपना पहला 3 एंकर तोड़ दिया। बाद में मैंने और एक एंकर डाला, वो भी 10 मिनट का अंदर वो भी तोड़ दिया और बाद में मूवमेंट होने लगा। मैंने बोला अब कैसा भी करके हमको निकालने का। 3 दिन हो गया, हम लोग खाना पीना खाया नहीं, कुछ किया नहीं। ब्लैकआउट है वेसल और पानी भरता है तो और दूसरा कुछ हो सकता है। बाद में वो बोला ओके आता है। वो रात में जिस दिन वेसल आके ग्राउंड हो गया, उस दिन हमने पूरा रात अपना साथ में पूरा आदमी लोग ने जागा रह गया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई में जो 4 जहाज थे वो फंस गए थे टाउटी तूफान की वजह से समंदर में, और इस बीच मिशन जिंदगी जारी है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि अभी तक 618 कर्मचारी बचाए जा चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और 77 लोग अब भी फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन काफी हद तक कामयाबी मिली है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। अभी तक 618 लोग बचाए जा चुके हैं। तो मुंबई की ये तस्वीरें, और अभी भी वहां पर रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। जो नौसेना है उसने अपनी जंगी जहाजों को समंदर में उतारा हुआ है और उनकी मदद से अब लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो टाउटी तूफान का असर महाराष्ट्र में देखा गया। इससे पहले हमने देखा कि गुजरात के भी कई इलाकों में ये असर रहा। और अब देखिए जो आसमान में जहाज उतारे गए हैं और इस बीच समंदर में ये जो जहाज है ये रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटे हुए हैं। जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नौसेना सक्रिय है और इसमें नौसेना ने अपनी जंगी INS कोची, INS कोलकाता के अलावा INS ब्यास, INS बेतवा और INS तेग को लगाया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के टोही विमान P-8I भी लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। तो अभी कोशिश है 77 लोग जो कि अब भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो नौसेना ने अपने जंगी जहाज़ों को उतारा है और कड़ी मेहनत, कई घंटों की मेहनत के बाद अभी तक 618 कर्मचारी बचाए जा चुके हैं। तो कोस्ट गार्ड भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इसके अलावा नौसेना, जो बताया गया कि समंदर में 4 छोटे जहाज़ों पर 695 लोग सवार थे, जो टाउटे तूफान की वजह से वहीं पर फंस गए थे और जान बचाने की मुहिम लगातार जारी है। तो जो गैल कंस्ट्रक्टर था उसमें सभी लोगों को बचा लिया गया। इसमें 137 कर्मचारी थे और इसमें तो कोस्ट गार्ड और नौसेना को कामयाबी मिली, क्योंकि सभी लोग बचा लिए गए।
137 कर्मचारी थे, लेकिन जो कुल लोग सवार थे उनमें से अभी भी 77 लोग हैं जिनको निकालना बाकी है। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद कड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कामयाबी मिली और रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाले तूफान टाउटे का असर अब उत्तर भारत में भी दिखने लगा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही है। आज सुबह से दिल्ली में हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड, हिमाचल तक टाउटे के असर से बूंदाबांदी हो रही है। चंपावत में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को जहां उमस से राहत मिली है, बारिश किसानों के लिए भी बेहतर बताई गई है। तो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवाती तूफान के कारण बनी नम हवाओं के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से टकराने का असर आज उत्तर भारत के कई राज्यों में होगा। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल टाउटे का असर दिखने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक चलने का अनुमान है, यानी केवल बुधवार नहीं, गुरुवार को भी रुक रुक कर बारिश होने की आशंका है। हालांकि 21 मई तक टाउटे तूफान का असर पूरी तरह खत्म होने का अनुमान है, जिसके बाद बारिश का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। गुजरात में टाउटे तूफान के गुजरने के बाद सूरत में जोरदार बारिश हुई। वहां तेज हवा के साथ साथ हुई बारिश से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। ऐसे ही एक इलाके में कई कुर्सियां और रेहड़ी पलटी हुई दिखाई दी, जबकि कुछ जगह पेड़ की टहनियां टूटकर गिर गई। बारिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा दिखा और ज्यादातर गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी हुई नजर आईं। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मौजूद ऊना में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सबसे ज्यादा तूफान की मार किसानों को झेलनी पड़ी, क्योंकि तूफान की वजह से चली तेज हवाओं ने केसर आम की फसल को बर्बाद कर दिया। तूफानी हवाओं की चपेट में आने से कई आम के पेड़ उखड़ गए, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। गिर सोमनाथ के केसर आम पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये आम के कई पेड़ उखड़े हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीरें आप देखिए, और जो ये आम है पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में कई आम के बगीचे इस तूफान की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा 13 लोगों की अब तक गुजरात में मौत भी हुई है। साइक्लोन टाउटे ने गिर सोमनाथ और ऊना के आसपास में भारी तबाही मचाई है। खास तौर पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये इलाका अगर मैं बात करूं तो आम की फसल के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ के आम विदेशों में भी जाते हैं। ये केसर आम है। इसकी खासियत आपको मैं बता दूं, अगर ये पेड़ पर जब होते हैं उसको फसल के तौर पे जब उतारा जाता है तभी वो रसीले आम के तौर पे पकते हैं। इस बार इस साइक्लोन में तेज़ हवाओं के चलते ये सारे के सारे आम गिर चुके हैं। ऐसे में इसका पकना नामुमकिन है, पकेंगे नहीं। ये पकते नहीं तो ऐसे में ये फसल बर्बादी है। देखिए जो मज़दूर हैं वो आम की फसल जो इकट्ठा कर करके यहाँ पर ला रहे हैं। जो आम थे वो नीचे जो गिरे थे। हमारे साथ हैं यहाँ के जो ओनर हैं हुसैन भाई, उनसे बात करते हैं। हुसैन भाई, कितना नुकसान इसको कह सकते हैं? वो कम से कम वो 15 लाख रुपया ऊपर का नुकसान होता है। वो पूरा आम भी टूट गया और गिर भी गया केरी, और पूरा नुकसान ही नुकसान हुआ है। जनक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। जनक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। आम के बगीचे तबाह हो चुके हैं और कई नुकसान इसमें हुए भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है गुजरात में? देखिए, जहाँ तक गिर सोमनाथ की बात है तो अब यहाँ पर दिन में धूप निकल रही है और यहाँ पर फ़िलहाल बारिश या उस तरीके का कोई मौसम नहीं है। लेकिन बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। आज मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। तो ऐसे में मौसम अभी भी कोई साइक्लोन का जो पोस्ट इफ़ेक्ट जो होता है वो भी गुजरात के कुछ ज़िलों में देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद से लेके सूरत तक का जो बीच मध्य गुजरात का बीच का जो ज़िले हैं उनमें भी वहाँ पर कई जगहों पर इस तरीके बारिश अभी फ़िलहाल अभी हो रही। लेकिन सौराष्ट्र की जहाँ तक बात की जाए, फ़िलहाल अभी धूप निकली हुई है, यहाँ पर बारिश नहीं है। लेकिन साइक्लोन ने जाते जाते
काफ़ी नुकसान यहाँ पर किया है। फसल की जो फसल है आम की फसल उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके अलावा नारियल हैं वो जहाँ पे या कोकोनट जहाँ पर बनते हैं उनकी फसल जो वहाँ पर हो रही है वहाँ पर नुकसान है। तो किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान है। कोरोना काल है, जसप्रीत आप भी समझ रहे हैं, किसान अभी पहले उभरे नहीं थे, बीच में फसलों को इसके कोरोना काल के बाद अब फसल को भी जब नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कि दोहरी चोट किसान को भी आ रही है। काफी नुकसान हुआ है। जनक, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे जहां वो टाउटे तूफान की वजह से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे गुजरात के भावनगर पहुंचेंगे। वहां पीएम भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और तूफान से हुए नुकसान की जानकारी भी लेंगे। ये वही इलाके हैं जहां चक्रवाती तूफान टाउटे ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां गुजरात के सीएम और आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर टाउटे तूफान की वजह से गुजरात में हुई तबाही की है और दूसरी तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की है जो आज गुजरात में तूफान से हुई तबाही का हवाई दौरा करेंगे। वो दिल्ली से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर में गुजरात पहुंचेंगे जहां पर वो प्रभावित इलाकों में जाएंगे। उसके बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के साथ उनकी अहम बैठक होगी जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, अब से कुछ देर में पीएम मोदी गुजरात पहुंचने वाले हैं, क्या राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। देखिए 11 बजे उनको भावनगर पहुंचना है और विशेष विमान में आएंगे और उसके बाद चॉपर के ज़रिए भावनगर है, उसके अलावा अमरेली, दीव, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, ये जो पैच है जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है, प्रभावित क्षेत्र हैं जो साइक्लोन टाउटे के चलते, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। उसके बाद वो अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में जब उनकी एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक मीटिंग रखी है, रिव्यू मीटिंग, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उसके अलावा उनके आला अफसर भी होंगे सरकार के। तो वहाँ पर जब बातचीत होगी कैसे इसको देखा जाए, कितना रिपोर्ट आया है बिजली के, कैसे रिस्टोरेशन हो रहा है। बिजली का सबसे बड़ी इश्यू थी, 10,000 जितने गाँव में बिजली नहीं चली गई थी, 5,000 जितने गाँव में बिजली आ चुकी है, लेकिन बाकी 5,000 गाँव में बिजली का रिस्टोरेशन कैसे होगा। स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है वो कितना हुआ होगा, उसके बाद फसलों को नुकसान हुआ है वो कितना हुआ होगा। तो इसका एक सर्वे पैटर्न होता है। तो सर्वे पैटर्न होने के बाद ही जो राशि है वो आवंटित की जाती है। उसमें केंद्र सरकार भी अपना सहयोग करती है, राज्य सरकार भी अपने तरीके से अनाउंसमेंट करती है। तो आज देखना होगा, पहले रिव्यू होगा इन चीज़ों का, एक प्राइमरी असेसमेंट जिसको कहें वो असेसमेंट इस पे आएगा। उसके बाद थोड़ा पैकेज, इसमें आधा पैकेज जितना घोषित होगा और उसके बाद एक फुल फ्लेज जब पूरा नुकसान का अंदाज़ा आकलन जब आ जाता है उसके बाद एक पूरे पैकेज के तौर पे घोषणा की जाती है। जसप्रीत। ठीक है जनक। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाउटे का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखना शुरू हो चुका है। कई जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन जिलों में आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अनुमान यह भी है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में 15 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। यही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी तूफान की वजह से बारिश हो रही है। तो आज दिखेगा टाउटे का असर और ये कहा जा सकता है कि असर दिखना शुरू भी हो चुका है क्योंकि कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। और जो उत्तर भारत पर टाउटे का अलर्ट है उसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि भारी बारिश और तेज हवाएं। ऐसे में जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं वहां पर अलर्ट है। लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, हल्की बारिश जारी है और दूसरी तस्वीर सोनभद्र की जहां पर बारिश की वजह से पानी भी भर चुका है। हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत लाइव मौजूद है। अजीत, हम लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे, वहां पर बारिश हो रही है और दिन भर कैसा मौसम रहने के अनुसार है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकता है। राजधानी लखनऊ में देर रात से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ये बारिश बंद हुई। हालांकि अभी भी अगर तस्वीरें आप देखें तो पूरी सड़कें जो हैं वो भीगी हुई हैं और जो गाड़ियां हैं दुक्का दुक्का गाड़ियां चल रही, चूंकि लॉकडाउन है। आम की फसल को अच्छा खासा नुकसान हुआ और मेंथा आयल की, चूंकि मेंथा आयल
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उसकी खेती की जाती है, पिपरमिंट जिसको बोलते हैं, मेंथा की, तो काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अब अगले 24 घंटे में जो बारिश की चेतावनी उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को लेकर। तो अभी भी अब हवाएं जो है वो चल रही है। बारिश जो थोड़ी जरूर थमी है राजधानी लखनऊ में, लेकिन अभी यूपी के कई इलाके हैं, सोनभद्र के अलावा जो आजमगढ़ का इलाका, वहां पर अभी भी बारिश हो रही है। तो इसको लेकर लोग काफी चिंतित है, क्योंकि फसलों का नुकसान, यानी आम जो फलों का राजा है उसका काफी नुकसान हुआ है, मेंथा का काफी नुकसान हुआ और खेती के लिए भी थोड़ी नुकसानदायक है। जसप्रीत, ठीक है अजीत, तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, लखनऊ में बारिश हो रही है और जो टाउटे तूफान का असर है वो उत्तर भारत में दिन ढलने के साथ ही देखने को मिलेगा। कई इलाकों में इसका असर ये है कि बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही है। तो 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, यूपी के पहली तस्वीर लखनऊ की, दूसरी सोनभद्र की, और आप देखिए कि यहाँ पर बारिश से पानी भी भर चुका है और शाहजहांपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगह पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और भारी बारिश और फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होगी ये बारिश। तूफान का असर उत्तर भारत में होगा। हालांकि 2 दिन सबसे अहम है और कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 21 मई तक ये तूफान का असर खत्म हो जाएगा। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अभी भी 77 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर में 4 छोटे जहाजों पर 695 लोग सवार थे, जो टाउटे तूफान की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद नौसेना और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद 618 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना ने अपने जंगी आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता के अलावा आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा और आईएनएस तेग को लगाया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के टोही विमान PHI भी लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। रात के करीबन 10-11 बजे के बाद हमारा एंकर होल टूट गया। यही लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, उम्मीद नहीं थी बचेंगे। तो हम लोग लाइफ जैकेट पहन के मतलब रेडी थे कि अभी अब डूबेगा तो कूदेंगे। तो हम मेरी उधर ही चली गई थी कि वो लोग 16 घंटे में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते कि अभी हम लोग बच नहीं पाएंगे। चोट पानी में कूदते हुए पानी ने पाड़ दिया। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, हम भूल नहीं पाएंगे सर। तूफान में फंसी जिंदगियों को बचाने की जंग। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। बर्बादी का बवंडर टाउटे तो गुजर गए, लेकिन इसने सैकड़ों जिंदगियों को बीच मझधार फंसा दिया। समंदर की गहराइयों में मौजूद कई जहाज फंस गए। उन जहाजों पर सवार लोग हर पल करीब आती मौत को देखकर सहम गए। कईयों ने तो जिंदगी की आस भी छोड़ दी, लेकिन भारतीय नौसेना देवदूत बनकर सामने आई और शुरू किया समंदर में फंसी सांसों को बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ऑपरेशन जिंदगी के तहत नौसेना के सामने चुनौती पड़ी थी। नौसेना को एक साथ 4 SOS मिले थे, यानी कि 4 जगहों से इमरजेंसी कॉल आई थी। पहली कॉल आई थी बड़ी नाव P305 से। दूसरी कॉल आई थी गैल कंस्ट्रक्टर से, जिस पर 137 लोग सवार थे। तीसरी कॉल ऑयल रिग सागर भूषण जहाज से आई थी, जहां 101 लोग फंसे थे। जबकि चौथी कॉल बड़ी नाव SS3 से आई थी, जिस पर 196 लोग सवार थे, यानी कुल मिलाकर 707 लोग फंसे हुए थे। समंदर में ऊंची उठती लहरों के बीच 700 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन नौसेना ने ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत कर दी। बड़ी नाव P305 पर मौजूद लोगों को बचाने के मिशन में INS कोच्चि और INS कोलकाता को लगाया गया।
राहत और बचाव के काम में P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की मदद भी ली गई और इस काम में हेलीकॉप्टर भी जुटे रहे। लेकिन चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो समंदर में डूबने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाओं, बारिश और लहरों के बीच नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक-एक कर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। P-305 नाव पर अब भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस नाव पर मौजूद ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय नौसेना इन लोगों को बचाकर बाहर ले आई। समंदर में फंसे 4 छोटे जहाजों से रेस्क्यू करके इंडियन नेवी के लोग किस तरीके से अंदर से सेलर्स लेकर आ रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए इंडियन नेवी का जो चॉपर है उसमें तमाम सारे सर्वाइवर हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करके अंदर से बाहर लाया गया है। एक बहुत चैलेंजिंग मूवमेंट था इंडियन नेवी के लिए भी, क्योंकि इतने सारे लोग करीब 700 के आसपास लोग वहां पर फंसे हुए थे जिस समय चक्रवात आया है। चक्रवात आने के समय उनकी शिप्स फंस गई और वहां से SOS कॉल आने के बाद इंडियन नेवी ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन शुरू करने के बाद तमाम सारे लोगों को बाहर निकाल रही है। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी, परिवार की ज्यादा मौत आ रही थी। अब परिवार का क्या होगा। नेवी उधर हेलीकॉप्टर लेके गई ना, जितने भी आदमी मिले वो उठाए उन्होंने। निर्माण कंपनी एफकॉन्स के बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र में तैनात बड़ी नाव गैल कंस्ट्रक्टर भी टाउटे तूफान की वजह से बहकर कोलाबा पॉइंट के उत्तर में 48 मील दूर चली गई। इस पर कुल 137 लोग सवार थे, जिसके बाद नौसेना ने आपातकालीन टोइंग पोत वाटर लिली, 2 सहायक जहाज और CGS सम्राट को चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए भेजा। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप बाहर देख रहे हैं, बड़ी सी जो बोट है वो गेल कंस्ट्रक्टर की बोट है। ये बोट बॉम्बे हाई में फंस चुकी थी और उसका एंकर टूटने के बाद ये तैरकर यहाँ पर आकर अटक चुकी है दहानू के पास। अब कोस्ट गार्ड और नेवी का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 137 लोग इस बोट में फंसे हुए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि इस बोट में से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बड़ा ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का था। सिर्फ 3 जन बचे हुए हैं और 3 जन को जो उसको वहां से रेस्क्यू कराने के बाद ये जो आखिरी राउंड है, कोस्ट गार्ड का जो ये चॉपर है चेतक, वो 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर अब यहाँ पर लैंड करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था और कोस्ट गार्ड और नेवी ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन आशीष हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आशीष, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, ताजा स्थिति बताइए। जी, इस वक्त INS कोची जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है नेवल डॉकयार्ड पे और सबसे अहम बात यह है कि इसमें तकरीबन 184 लोगों को रेस्क्यू करके P-305 के जो फंसे हुए लोग थे उन सभी लोगों को जो है बचा कर लाया गया है। फिलहाल INS कोलकाता, इसके अलावा सम्राट और साथ ही साथ जो है अन्य कोस्ट गार्ड के वेसल जो है वहाँ पे बाकी जो 78 लोग फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर देखें INS कोची का यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड पे पहुंच चुका है और अब अगले कुछ मिनटों में ही, अगले कुछ सेकंड्स में ही जो है वो जो रेस्क्यू करके लाए गए हुए लोग हैं वो यहाँ से निकाले जाएंगे। नजदीक ही एम्बुलेंस लगा दी गई है, यानी सीधे यहाँ से जो कहा जाए कि INS अश्विनी हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सके। 17 तारीख की शाम को ही जो है वो ये बर्ज P-305 जो है वो डूब चुका था। इसके बाद उस बर्ज पे जो लोग मौजूद थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके किसी तरह से नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन करके निकाला हुआ है। और सबसे अहम बात यह कि अगले कुछ मिनटों में ही रेस्क्यू किए गए हुए इन लोगों को INS कोची से बाहर निकाला जाएगा और सीधे INS अश्विनी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर उन्हें भेजा जाएगा। अहम बात यह है कि अभी भी 78 लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन 78 लोगों के लिए ऑपरेशन कोस्ट गार्ड का, नेवी का जारी है।
बिल्कुल आशीष, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जो आईएनएस कोची है, वहां पर रेस्क्यू किए गए लोग अब कुछ ही मिनटों में बाहर निकलेंगे। आशीष, लगातार आप बने हुए हैं, हमें ये बताइए कि जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी, उनके रेस्क्यू के लिए इस वक्त कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं? जी, इस वक्त जो है अब आपको दिखा दो, ये रेस्क्यूअर हैं जो आपको साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें P305 से जो है वो बचाकर लाया गया हुआ है। और इस वक्त जो 78 लोग फंसे हुए थे, उन 78 लोगों के लिए आईएनएस कोलकाता वहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ जो है सम्राट जो है उसे भेजा गया हुआ है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की जो दो सपोर्टिंग वेसल्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। सबसे अहम बात यह है, हाई टाइड का वक्त है और ऐसे में जो समंदर में विजिबिलिटी है वो भी कम है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बचाए हुए लोगों को यहाँ पर देखें लेकर आया जा चुका है। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि सागर भूषण जो कि ऑयल रिग के पास फंसा हुआ था, उसकी मदद पहुंच चुकी है। उसे टो करके लाए जाने की जो है तैयारियां शुरू की गई हैं, उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। वहाँ पर खाना और बाकी चीज़ें जो पानी है वो सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं, ताकि स्थितियों को सामान्य किया जा सके। जो जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, जो पिछले 3 दिनों से उस वेसल पे मौजूद थे, वो जो है वो भूखे थे, खाने पीने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे। इसके अलावा जो है जो बिजली थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। पूरी तरह से अंधेरे में जो ब्लैकआउट की स्थिति थी, उससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और अगले कुछ घंटों में जो सागर भूषण है उसे भी निकाल लिया जाएगा। SS3 ये जो वेसल था, उसकी बस था, उसको भी निकाले जाने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और सबसे अहम बात यह कि उसे भी टो करके किनारे पर लाए जाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें लगी हुई हैं। आईएनएस कोची फिलहाल जो 184 लोग थे उन्हें लेकर यहाँ पे पहुँच चुका है और अगले ही कुछ मिनटों में उन्हें यहाँ से सीधे जो है वो डिप्लॉय कर दिया जाएगा आईएनएस अश्विनी हॉस्पिटल और नज़दीक के ही अस्पतालों में, ताकि उनका इलाज किया जा सके। जो जानकारी उभर कर सामने आई है, लगातार 3 दिन तक 305 पर जो लोग फंसे हुए थे वो उनको चोटें भी आई हैं, लिहाजा उनका इलाज किया जाना सबसे ज़रूरी है। उसके मद्देनज़र ही जो है फिलहाल जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन किए हुए लोगों को लाया गया है। बिल्कुल आशीष, ये आईएनएस कोची नजर आ रहा है जो मुंबई लौट चुका है लोगों को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें कोस्ट गार्ड और नौसेना की मेहनत रंग लाई है। सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से साइक्लोन का असर हुआ, 4 SOS कॉल हुए, 4 SOS कॉल में कहीं न गल कंस्ट्रक्टर, इसके अलावा जो है P305 सागर भूषण, इसके अलावा SS3, ये 4 जो है SOS कॉल के तहत फंसे हुए थे। उनमें से सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो चारों कॉल थे उनमें अभी केवल P305 जो है वो P305 के 184 लोगों को निकाला गया है, जबकि 78 लोग बाकी हैं। बाकी जो तीनों SOS कॉल थे उन्हें पूरी तरह से उनका ऑपरेशन पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। सबसे अहम बात यह है कि गल कंस्ट्रक्टर जो था उसके 137 लोग फंसे हुए थे। उन 137 लोगों को ये देखिए कि यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये आईएनएस कोची से ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ यहाँ पर शेयर की जाएंगी। आईएनएस कोची जो है उसके ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी की किस तरह से ऑपरेशन किया गया उसकी पूरी जानकारी जो है वो शेयर की जाएगी। फिलहाल प्लीज कीप दिस एरिया फ्री। सर थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, केबल छोटा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑपरेशंस जो हुए हैं आईएनएस कोची ने किस तरह से किस विषम परिस्थितियों में जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया
उसी को पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से जो है स्थिति बनी हुई है और किस तरह से बाकी जो 78 लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बीच में मत आइए, उस तरफ जाइए फिर। Can you have some silence, please? देखिए बोले जा रहे हैं कैप्टन वगैरह। 2 मिनट। Okay, we are starting in 3, 2, 1. Okay. सर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सर, प्लीज आगे आ जाओ। अरे केबल छूटे ना पड़ेगा ना सर। थोड़ा आगे लो, आगे लो। सजन भाई। तो टाउटे से जहाज डूबा था। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 6 लोगों के शव मिले हैं। ये जहाज में इन लोगों के शव मिले हैं। इस बीच 184 लोगों को बचा भी लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टाउटे ने भारी तबाही मचाई है और समुद्र में 6 लोगों के शव मिले हैं। जहाज में सवार थे सभी 6 लोग और अब इनके शव मिले हैं, यानी कि इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये जहाज टाउटे तूफान की वजह से डूब चुका था। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 184 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 77 लोग अब भी फंसे हुए हैं और अभी 6 लोगों के शव मिले हैं। ये 6 के 6 लोग एक ही जहाज में सवार थे, जिनके अब शव मिले हैं। तो जहाज में सवार थे सभी 6 लोग। Thanks to the preparation of my men and my team, we were able to sail within 1 hour of getting our orders to move. We had inputs that this barge, Papa 305, was in distress at sea, approximately some 35-40 miles from Mumbai. The ship sailed under very difficult conditions. As you're aware, the storm was passing just west of Mumbai, about 70 to 80 miles, and Mumbai was reeling from the effects of this storm. The ship navigated through these conditions and went to sea, did our best job out at sea with the barge. As we arrived on the scene, we took charge of the situation, and with others on site, we rendered the best possible assistance that could be done for the barge and the crew. These operations are currently still ongoing. We have a large number of naval units on site, number of naval ships, aircraft. तो अधिकारी जानकारी देते हुए कि किस तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बार्ज P305 से 184 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सबसे मुश्किल इसे रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाएगा क्योंकि भारी तबाही मचाई और जो बार्ज 305 डूबा, अभी भी 77 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 184 लोग बचा लिए गए हैं, यानी कि मेहनत रंग लाई है। जी, पूछना था मेरे को कि सर जिस तरीके की अभी सिचुएशन है यहाँ पे, क्या हम लोग माने कि इस वक्त ONGC बार्ज जो है P305, इसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है फिलहाल, और बाकी अगर हम लोग बात करें उस तरफ क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से मूव साइक्लोन ने किया उस तरफ अगर आप बताइए कि किस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कौन कौन से बड़े शिप जो है इस वक्त रेस्क्यू किए गए हैं टोटल? ठीक है, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, ये जो 4 जो ODA में जो थे, उनमें से गॉल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग थे। पूरे 137 लोग बच चुके हैं। उसमें से 102 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर लगा के यहाँ से उठा के वहीं पास में जो बीच था, बार बार दूसरे जगह जाने में जो वक्त लगेगा उसको बचाने के लिए वहीं पर बीच में, और 35 लोगों के करीब इंडियन नेवी ने अपने जहाज से बचाकर उनकी जो एक एयर बेस है वहाँ पर लेके चले गए थे। तो ये पूरे बच चुके हैं। जहाँ पर सागर भूषण है, इसको टग और ONGC SS3 को टग लेकर ये सेफ जगह पर लेके जाया जा रहा है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बार 305 में 261 लोग थे, उसमें से 182 लोग। ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि समंदर में से 6 शव निकाले गए हैं। एक ही जहाज में ये 6 लोग सवार थे। संदीप, चलिए संदीप से फिर से संपर्क साधेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 लोगों के शव मिले हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। ये जो 6 लोग थे ये एक ही जहाज में सवार थे और इनको बचाया नहीं जा सका, और जो 77 लोग हैं वो भी अभी लापता हैं। इस बीच जो 184 लोग थे वो बचा लिए गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी लापता है। नौसेना और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई INS कोची
पहुंच चुका है और जो लोग बचाए गए हैं उनको सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। That the area now is bigger because the area, as you see, weather is improved now. Hopefully, we can get some. Sir, what are the other resources which are still at sea for the search operation? Yeah, like I mentioned, we have 6 ships still out at sea, and at least I'm sure a couple of aircraft, fixed wing and rotary wing. So we have P8s out who are flying. We've got helicopters in air, all looking out at this point. सर, आपके लिए संभव हो पाता है एक बार हिंदी में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सभी को, थोड़ा सा हिंदी भाषा के चैनल्स के लिए। अच्छा, तो कठिन परिस्थिति देखिए, साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज़ के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमेंट के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहां आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते, उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर, रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया, कैसे चैलेंजिंग था रात के समय, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट तक ऊंची थी, 9-10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी, हमने जब स्टार्ट की थी 17 की शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुद्र से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को, अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म में डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं। जिसकी जानकारी आपके पास, कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए जिनके शोध में आप हैं? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुंचे। सर, कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है जब तक हर आदमी। सर, अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस, देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ते रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए, अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया।
तो आप अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और कामयाबी मिली। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वायुसेना, पहले से ही वायुसेना के अधिकारी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं और जब भी ऐसा तूफान आता है तो जहाज़ को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े तो वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव का काम तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को इसमें चोटें भी आई, लेकिन अभी सभी की सलामती के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब टाउटे तूफान ने राजस्थान में दस्तक दी है। इसके असर से राजस्थान के अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। बारां में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। डूंगरपुर में बारिश मुसीबत बन गई है। जालौर में तेज हवाओं ने तबाही मचाई। भरतपुर में बारिश से बिजली गुल हो गई। अजमेर में पानी भरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो राजस्थान में टाउटे तूफान ने दस्तक दे दी है और गहलोत सरकार ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना है। उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश हुई है और सड़कों पर पानी भर चुका है, तो असर भी टाउटे तूफान का राजस्थान में दिखना शुरू हो चुका है। अजमेर में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात है। इसके अलावा जयपुर, कोटा में एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तो तूफान की वजह से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। राजस्थान सरकार ने टाउटे तूफान से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सभी जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे तूफान के हालात पर निगरानी रखेंगे। उदयपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में एसडीआरएफ को भी लगाया गया है। राजस्थान के उदयपुर में टाउटे तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई। शहर के गोगुंदा इलाके में 70 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली सीसारमा नदी में उफान आ गया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। अब आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें कल की हैं जब तूफान आया था। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज चल रही थी। तस्वीरें घर के अंदर मौजूद एक शख्स ने ली है। साफ है कि तेज हवाओं के आगे किसी का भी टिकना मुश्किल था। पेड़ पौधे, तिनके के सामान नजर आ रहे थे। तो अहमदाबाद की ये कल की तस्वीरें, हालांकि टाउटे तूफान का खतरा अब वहां पर नहीं है, लेकिन तबाही मचाई है। और ये कल की तस्वीरें जब हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा थी, पेड़ हिल रहे थे, कई इलाकों में बिजली भी गुल थी और कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। एक शख्स ने ये वीडियो खुद से बनाया और आप देखिए कि कितना असर था इस तूफान का।